ओडिशार युवपीढ़ी चाकरी खोजे ना निजुक्ति सुजोग सृष्टि करेंगे यही किसी उद्देश्य नहीं तैयारी होता स्टार्टअप ओडिशा 2016 आईडी रे यार आरंभ होता कार्यालय मंचेश्वर रे किंतु यापर स्टार्टअप ओडिशार कलेबर बढ़ी 7 वर्ष पर स्टार्टअप ओडिशा पहुँची ओ हब अपॉर्चुनिटी हब रे तेबे यही आस्पिरेशन बढ़िबा सह इकोसिस्टम तैयारी हेबा सह कौन रही स्टार्टअप ओडिशार आगामी लक्ष्य से विषय आम बिट्स टू बिजनेस कनक डिजिटल बिजनेस शो रे भेटिबा ओंकार राय स्टार्टअप ओडिशार एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को। ये फंड ऑफ फंड उड़ीसा गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोग्राम कॉन्क्रीट कुछ स्टेप नहीं मिला है ये। अब अगर हम इसको थोड़ा स्टैटिस्टिकली देखें, नंबर में देखें, कम से कम 750 करोड़ हमारे प्रदेश में अगले 5 सालों में आएगा। हमें भारत के 3 प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बनना है। दूसरा, हमें 5000 स्टार्टअप्स बनाने हैं इस पर। यूनिकॉर्न्स कितना बनाएंगे उड़ीसा? बिल्कुल 2025 तक हमारे प्रदेश से यूनिकॉर्न आ सकते हैं। उड़ीसा छोड़ के नहीं जाएंगे ना अगर बढ़ जाएंगे स्टार्टअप? निश्चित तौर पर नहीं जाएंगे, वो रजिस्टर्ड तो यही होंगे, लाभ तो यही मिलेगा ना। राज्यर युवपीढ़ी चाकरी पछरे गोड़ाइबे नहीं, निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिवे। 2016 रे स्टार्टअप ओडिशा गठन बेले उत्साह तो अनेक थिला, हेले गोटिए आशंका रहिथिला। आइडिया इनोवेशन और डिसरप्शन फाउंडेशन रे छिड़ा होइथिबा रिस्क टेकिंग स्टार्टअप बैटल ग्राउंड रे केते सफल रहिबे ओडिया एंटरप्रेन्योर। 14 जून 2017 स्टार्टअप ओडिशा रे प्रथम स्टार्टअप कंपनी को मिले रिकॉग्नाइजेशन। 2017 जून रु आज दिन स्टार्टअप ओडिशा रे जोड़ी होइछंती 1500 रु अधिक स्टार्टअप कंपनी। इकोसिस्टम रे जोड़ी होइछि 25 इनक्यूबेटर्स, 75 रु अधिक एंटरप्रेन्योरशिप सेल, 15 रु अधिक नोडल एजेंसी। भुवनेश्वर रे बनिछि वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी ओ हब। गोटे कंपनी रो निजर गोटे निजत्व रहिबा दरकार। थैंक्स टू ओडिशा स्टार्टअप एंड ओ हब जो कि आमे गोटे सब्सिडाइज रेट रे फर्स्ट जिनस आमे गोटे वर्किंग स्पेस टे पाइलु जा को आमे हमर निजर ऑफिस कोछु जोटा गोटे प्लग एंड प्ले मोड रे यू जस्ट हैव टू गो एंड स्टार्ट वर्किंग। We are fortunate to be part of associate with the Startup Odisha. We have received the financial support in the term of monthly allowances and product development support which help us to sharpen our product even more cater to our client. यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है काफ़ी लर्निंग स्केल करने के लिए। हमें जो अलग अलग मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है वो हमें स्टार्टअप ओडिशा प्रोवाइड करता है। 2016 रु एपर्यंत ओडिशार स्टार्टअप कंपनी गुड़िकरे होइछि 351 कोटीर पुंजी विनियोग, मिलिछि 20 कोटी टंकार ग्रांट। ओडिशा स्टार्टअप तैयारी करिछि 10,000 रु अधिक निजुक्ति सुजोग। एबे स्टार्टअप ओडिशार नेक्स्ट गोल देशर 3टी मोस्ट प्रिफर्ड स्टार्टअप डेस्टिनेशन मध्य रहिबो ओडिशा। नुआ उद्योगी तैयारी पई स्टार्टअप ओडिशा आनिबो नुआ ढांचा। एबे तृणमूल स्तर रु तैयारी कराजिबो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। आगकू खाली सहर नुहे उद्योगी आसिबे गाँ रु, खाली युवक नुहे उद्योगी बनिबार मूलदुआ पड़िबो स्कूल रु। सर वेलकम टू आवर शो बिट्स टू बिजनेस। ये कनक डिजिटल का शो है बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम स्टार्टअप्स। सर 1522 स्टार्टअप्स एंड 25 इंक्यूबेटर सपोर्ट, 75 एंटरप्रेन्योरशिप सेल। जब हम स्टार्टअप उड़ीसा के वेबसाइट खोलते हैं तो ये सारा चीज़ आ जाता है सामने। बियॉन्ड दिस नंबर, हाउ यू सी द स्टार्टअप इकोसिस्टम टुडे इन उड़ीसा, जिसमें सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, पॉलिसी का डिलीवरेंस है एंड इकोसिस्टम बनाया हुआ है। वेयर उड़ीसा स्टार्टअप स्टैंड्स टुडे। ये नंबर के अलावा जो चीज़ नहीं दिखती है वो है इकोसिस्टम की जो स्पिरिट है, वो उसको स्टैटिस्टिकली हम नहीं दिखा पाते। तो अभी अगर आप उड़ीसा के अंदर स्टार्टअप्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो एक एनर्जी है, एक एक्साइटमेंट है,
इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिनका एक विजन है कि टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 2025 तक ले जाना है, ये आ जाएगा सर? डेफिनेटली आ जाएगा। और 5000 स्टार्टअप्स का नंबर हमें अचीव करना है, ओके। और इस करने के लिए केवल विद इन ए स्पान ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? अनदर 2 years। 2 years। तो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी एक तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी तक है वो अभी तक हमको यहाँ 1500 नंबर तक लेके आया। हमारे पास 25 इंक्यूबेटर हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने अपनी दृष्टि है वो कॉलेजेस पे, स्कूल्स पे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे, आईटी इंडस्ट्री पे और इन सारी चीज़ों पे हमने अभी केंद्रित किया, क्योंकि हमें मालूम है कि वहीं से स्टार्टअप आएगा, वहीं से मेंटर्स आएंगे और वहीं से इन्वेस्टर्स आएंगे। इससे अगर दूसरे तरफ देखा जाए, आपका जो पर्सनल प्रोफाइल रहा है STAPI में डायरेक्टर जनरल पोजीशन पर रहे हैं, एंड यू आर वन ऑफ द की स्ट्रेटजी मेकर्स देयर ऑन IT फील्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर। आप सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल पॉलिसी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो ये सारा चीज़ लाए आप उड़ीसा में, इस तरह का कुछ प्लान है आपका क्या? आपने बहुत मुझे अपने पूर्व में जो मैंने काम किया उसके बारे में आपने एक चर्चा की। अगर आप इस बात को कहें कि हम उड़ीसा में क्या कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि एक तो हम अपनी पॉलिसी जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी भारत की सबसे श्रेष्ठ पॉलिसी होने वाली है। पुरानी पॉलिसी में हमारा स्टूडेंट इनोवेशन नहीं था, प्री स्टार्टअप का प्रोग्राम नहीं था, तो हम उसको भी ला रहे हैं, ओके, ताकि हम इंक्लूसिव हो जाएं। ओके, हम बच्चे को कॉलेज से, स्कूल से ही पकड़ें, उसको हैंड होल्ड करें, उसको फिर प्री इंक्यूबेशन से लेते हुए फिर उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करते हुए फिर उसको हैंड होल्ड करके पूरी जर्नी में उसका साथ दें। ओके, अब ये जो नई पॉलिसी है वो होलिस्टिक होने वाली है। ओके। दूसरा ये है कि हमारे जो स्टार्टअप 1500 हैं उसमें अगर आप उनको ध्यान से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि एग्रीटेक में भी बहुत है। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी संख्या करीब 10 से 11% है। फूड प्रोसेसिंग, एलाइड सेक्टर्स, अब बायो हेल्थ में है, बायोटेक में है, काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी R&D इंस्टीट्यूशन हमारे उड़ीसा में है, हमारे भुवनेश्वर में। तो उन सब का लाभ उठाएं, कैसे उनका लाभ उठा के और एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करें। उसके साथ ही साथ जो फोकस एरिया है प्रदेश सरकार का, जैसे केमिकल्स का है, प्लास्टिक्स का है, मेटल्स है, मिनरल्स हैं, तो ये सारे क्षेत्र अभी अछूते हैं। अभी हमें उसमें ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं क्रिएट किए हैं। तो हम फोकस सेक्टर जो प्रदेश सरकार का, उसके लिए एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच लेके उसमें स्टार्टअप की संख्या बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा स्टार्टअप उड़ीसा ऐसा मानता है। सर, आपका प्लान आप बहुत डाइवर्सिफाइड है, होलिस्टिक अप्रोच लेके आप चल रहे हैं। सर, अगर देखा जाए कि उड़ीसा में एक 7 years होगा कंप्लीट स्टार्टअप उड़ीसा पॉलिसी को, बहुत कुछ डेवलप हुआ है। प्रेजेंट डेट में हाउ डू यू सी द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इन उड़ीसा? उड़ीसा यूथ में कितना है, डिसरप्शन है, इनोवेशंस है, ये सारा जो चीज़ है और आइडिया इनोवेशन की पार्ट में कितना अच्छा काम आ रहा है? आपको क्या पसंद आ रहा है? मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है कि जो हमारे प्रदेश के छोटे छोटे शहरों के भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, छात्र छात्राएँ हैं, आ रहा है वहाँ से आइडियाज़, उत्साह है। हमने स्टार्टअप यात्रा जो लॉन्च कराई थी माननीय मुख्यमंत्री के हाथों अगस्त में, वो प्रदेश के 30 जिलों में गई। 100 से ज़्यादा बैन कैंपेन हुए, 10,000 से ज़्यादा छात्रों को हमने आउटरीच किया, 1300 के करीब आइडियाज़ बूट कैंप्स के माध्यम से आए। स्टूडेंट से आए, ये केवल स्टूडेंट्स से थे। और कौन ऐसा ज़िला नहीं है हमारे प्रदेश का जिससे हमारे छात्र छात्राओं ने अपने आइडियाज़ नहीं पूछे। उसके बाद हमने स्टार्टअप एक्सप्रेस किया अभी 19 जिलों में, और वो 35 कॉलेजेस को कवर किया करीब, उसमें 300 से ज़्यादा आइडिया हैं। तो ये अभी एक शुरुआत है। ये अपने फ्रेमवर्क बना लिया कि स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट किया जाए फ्रॉम स्कूल लेवल? डेफिनेटली, देखिए आउटरीच कर लिया, उन तक पहुंचना शुरू कर दिया हमने। मलकानगिरी, कंधमाल, कोरापुट, जयपुर, ढेंकानाल, मयूरभंज, यहाँ से बच्चे, बरगढ़, सो यहाँ के बच्चों में आइडिएशन, अब देखिए वो चीज़ शुरू कर दिया हमने। नहीं, आप तो शुरू करते हैं। अब स्टार्टअप यात्रा ग्राउंड लेवल में वो सारा चीज़ नर्चर करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टैलेंट नर्चरिंग और वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट ग्राउंड में मिल रहा है, स्कूल में कुछ? बिल्कुल, हम बिल्कुल, देखिए हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी भी है उसमें हम आउटरीच कर रहे हैं और फिर हैंड होल्ड करके हम अपने इंक्यूबेटर से उनको जोड़ रहे हैं। लेकिन नई पॉलिसी तो और होलिस्टिक होने वाली है। वो तो हम सारे कॉलेजेस, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स तक में हम वो
एक ढांचा खड़ा करेंगे, एक तरीका, एक मैकेनिज्म खड़ा करेंगे ताकि हमारी पॉलिसीज, इंसेंटिव प्रोग्राम उन तक पहुँचे और पूरा इकोसिस्टम हमारे साथ मिलकर काम करे। ये टाइमलाइन कब तक सेट किया है आपने? ये हमारी पॉलिसी इस साल आ जाएगी, 2023 में नई पॉलिसी आ जाएगी और इसके साथ ही साथ हमारे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसका आउटरीच बढ़ाएंगे आप? बिल्कुल। ओडिशारे स्टार्टअप कंपनी मानक ग्रोथ पई आवश्यक रही फंडिंग सह हैंडहोल्डिंग सपोर्टर देशर अग्रणी राज्य परी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर नेटवर्क ओडिशारे संगठित नथिबा बेले विभिन्न स्टेज रे स्टार्टअप को फंडिंग रो अभाव स्टार्टअप इकोसिस्टम अग्रगति दिगरे बड़ प्रतिबंधक साजिछि। ओडिशा रे स्टार्टअप मान पई इन्वेस्टमेंट मिलुनी सब जगह इन्वेस्टमेंट कंपनी बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे भाया बड़ बड़ सहर मानक अच्छा ओडिशा रे ना। स्टार्टअप इकोसिस्टम रे लोकल इन्वेस्टर्स लोकल स्टार्टअप रे पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताले बाहर लोक आसिक ये लोकल स्टार्टअप मानक इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो आज दिन में मोर गोटे चिंता होमें ओडिशा रे जे सब बिजनेसमैन मैंने अच्छा, जे सब HNIs अच्छा, जो प्रोफेशनल मैंने अच्छा, आम समस्ते आम स्टार्टअप मानक पैसा इन्वेस्टमेंट करवा आम स्टार्टअप मान को हैंडल करके बड़ करने चेष्टा करवा, नुआ प्रोडक्ट भल प्रोडक्ट और भल सर्विस तैयारी करने मार्गदर्शन साहाय्य करवा। तेबे राज्यर स्टार्टअप मानकु खास फंडिंग फैसिलिटी जोगाई देबा पई स्टार्टअप इंडिया ढांचारे राज्य सरकार घोषणा करिथिबा 100 कोटी फंड ऑफ फंड कर्पस हेउछि पुनर्विन्यास। सरकार और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रो समान कंट्रीब्यूशन रहुथिबा फंड ऑफ फंड रो आकार बढ़ाइबा पई प्रक्रिया शेष पर्याय रे पहुंचिछि, जहार परिमाण 750 कोटी उपरे रहिबो बोली आकलन करा जाउछि। एहा सह ओडिशा रे एंजेल इन्वेस्टर नेटवर्क को पुनः संगठित करबाकू जाउछि स्टार्टअप ओडिशा। सर, आपने स्टार्टअप का आउटरीच के बारे में बताया, आपको स्कूल से आप जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बच्चों में लाना चाहते हैं क्योंकि ये कल्चर एक डेवलप कर सके उड़ीसा में, ये बहुत अच्छी आइडियाज़ हैं। लेकिन सर जो इकोसिस्टम है वो भी होना चाहिए कि अगर कोई बनना चाहता है कुछ, उसको वो सारा सुविधा मिले उसके आसपास। वो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसको उसका आउटरीच बढ़ाने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ओ हब, इसको कैसे डेवलप कर रहे हैं आप? ओ हब जो है अपॉर्चुनिटी हब, ये जो स्टेट का इनक्यूबेटर है, स्टार्टअप उड़ीसा का इनक्यूबेटर है, ये करीब 2 टावर A और टावर B में मिला के 3,80,000 स्क्वायर फीट का स्पेस है। 24 फ्लोर है टोटल, 12 फ्लोर एक टावर में। ये एक्चुअली ये हब की तरह से काम करेगा। ये यहाँ क्लियरिंग हाउस ऑफ आइडियाज़ के लिए काम करेगा और जितनी सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज़ चाहिए वो सब हमारे ओ हब में होंगी। सेंटर ऑफ एक्सलेंसेज होंगे, मेकर लैब होगा, फैब लैब जिसको कहते हैं, तमाम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जगहें होंगी, मेंटर्स का फ्लोर होगा। सो फार सर क्या क्या डेवलप हो चुका है ओ हब में? अभी हम लोग 5 फ्लोर पे काम कर रहे हैं और कुछ ही महीने पहले सरकार ने निर्णय लिया कि ये पूरा टावर A और टावर B वो स्टार्टअप उड़ीसा के पास होना चाहिए, उन्होंने दे दिया। अब वो हब जो कि पहले 70-80 हज़ार स्क्वायर फीट के लिए सोचा गया था, अब 3,80,000 स्क्वायर फीट। तो सरकार बहुत महत्वाकांक्षी है। सर कुछ इस दिशा में कुछ काम हुआ है, शुरू हुआ है? अभी हमने एक बड़ी श्रेष्ठ आर्किटेक्ट फर्म को इंगेज कर लिया और वो अगले 12 महीनों में इस दोनों फ्लोर को एक पूरा इसका इंटीरियर और फर्निशिंग और इसका बेसिक काम करके दे देगा। और इसी दौरान, इसी 12 महीने के अंदर हम COEs कितने बनेंगे, उनका बिल ऑफ मटेरियल, वो सारी चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं। सर कितना अभी स्टार्टअप यहाँ इंक्यूबेटेड हैं? अभी हमारे 28 जो स्टार्टअप हैं वो अभी इंक्यूबेटेड हैं। 28 को और हमने ऑनबोर्ड करने के लिए एक डिसीजन लिया था। लेकिन मैंने बताया कि जब ये जो हमारा इंटीरियर फर्निशिंग हो जाएगा तो हमारा करीब 8 फ्लोर, तो करीब 1 लाख स्क्वायर फीट तो केवल इंक्यूबेटर पे लगा देंगे। जो 25 आपके जो इंक्यूबेटर सपोर्ट जो दे रहे हैं, जो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, उनके साथ हमारा डायलॉग चलता है, आपस में भी उनका डायलॉग कराते हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं वो आपस में शेयर करते हैं, उनसे हम कंसल्ट करते रहते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है जो स्टार्टअप उड़ीसा कर सकता है। तो जैसे हम उनको फंड तो देते ही हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका सेंसिटाइजेशन, उनका ओरिएंटेशन भी हम करते हैं। फिर हम स्टार्टअप्स के साथ उनको बार बार मिलाते रहते हैं
ताकि वो स्टार्टअप्स को समझ सकें और स्टार्टअप उनकी फैसिलिटीज़ को समझ सके। तो एक तरफ से उनका हम प्रमोशन भी करते हैं, वो हमारे आम हैं, वो उन्हीं के माध्यम से हम स्टार्टअप उड़ीसा अपना जो ऑब्जेक्टिव है, मैंडेट है, उसको रोल आउट कर रहे हैं। स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम आप बना रहे हैं, कल्चर बना रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं जैसे कि बैंगलोर है, ये आईटी स्टार्टअप के लिए सब जाने जाते हैं बेसिकली बैंगलोर, फिनटेक स्टार्टअप के लिए मुंबई, हेल्थ के लिए हैदराबाद, भुवनेश्वर के लिए ऐसा कुछ थीम आपने प्लान किया है? आईटी सेक्टर में तो फिर चलो हैं 13-14%, वो हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसके साथ के बाद का सबसे बड़ा सेक्टर है वो एग्री और फूड प्रोसेसिंग का है, और उसमें बड़ी अच्छी संख्या में हमारे पास स्टार्टअप्स हैं और वो अच्छा कर भी रहे हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं, ड्रोन यूज कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में, एलाइड में हमारे स्टार्टअप पूरे देश में अच्छा नाम कमा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा है बायोटेक, हेल्थ सेक्टर, क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इसमें आए हैं इस क्षेत्र में, और उसका सीधा फ़ायदा इस सेक्टर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक की जो परिस्थिति है और अभी तक का जो ग्रोथ है, उसकी इनसाइड से ये दो सेक्टर बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आने वाले दिनों में। फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर एंड बायोटेक। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है, जैसे हमारे पास हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बेस है, मिनरल्स का है, स्टील है, एल्युमिनियम है। अगर हम इस स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा संख्या में स्टार्टअप्स को बढ़ा पाएंगे, और फिर कारपोरेट इनोवेशन जो एक कंसेप्ट लेकर के, प्रोग्राम लेके, उनके जो उत्पाद होंगे, जो उनके समाधान होंगे, सोल्यूशन होंगे, उनको उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में उनका कंजम्पशन हो जाएगा। मतलब आप इंडस्ट्री को लिंकेज करवाएंगे? बिल्कुल सर, एक मार्केट लिंकेज एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है स्टार्टअप लोगों को, उनको गवर्नमेंट सेक्टर में काम मिलना और इंडस्ट्री से जोड़ना, ये हर स्टार्टअप का रहता है कि हमें प्रायोरिटी मिले। ये सारा चीज़ में थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ गैप है, उसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे? हमारे पास एक प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसमें स्टार्टअप्स को बिना टेंडर प्रोसेस के हम एक अमाउंट तक का ऑर्डर दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो एक फैक्टर, हाँ, वो भी रिलैक्स करते हैं। वो पॉलिसी और भी रिवाइज होगी, तो एक तो उससे गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टअप से सीधा ही प्रोक्योरमेंट करेगी, तो जो स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन है और उसकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी बदल जाएगी, उसको एक अनुभव भी मिलेगा। उसके बाद बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अट्रैक्शन मिलता है इससे। दूसरा, हमने बताया कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेस है, बहुत बड़ा बेस है, और उनके अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हैं, उनकी पहले से भी कुछ ज़रूरतें हैं। तो वो एक मैच मेकिंग करना, कारपोरेट इनोवेशन प्रोग्राम बनाना, और फिर गवर्नमेंट जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो उनमें उनके समाधानों को कैसे खपत कराई जाए, उसके ऊपर हम एक प्रोग्राम इसका असेसमेंट होता है पूरा, जो कंप्लेन आता है उसका सल्यूशन के लिए आप खुद वेरीफाई करते हैं ये सारा चीज़? अभी ये हम शुरू करने जा रहे हैं, कारपोरेट इनोवेशन प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं। उड़ीसा में बड़े इन्वेस्टर आए, यूनिकॉर्न्स आए, जैसे मोगलिस को आपने लाया, और यहाँ का स्टार्टअप का बिजनेस बढ़े, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये आपने एक महत्वपूर्ण बात खुद ही बताई, इंगित की है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला तो यह है कि उनका स्टार्टअप का जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज हैं, वो उसके ग्राहक मिलें। अब इसके साथ ही साथ जो फाइनेंस है उसकी उपलब्धता हो, उनको किस इक्विटी बेस्ड या ग्रांट बेस्ड। तो जैसे स्टार्टअप उड़ीसा में हम ग्रांट देते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट एक्सेस का ग्रांट है, मंथली अलाउंस ग्रांट है, नीड बेस्ड असिस्टेंस का ग्रांट है, और वो काफ़ी अच्छा है, वो अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारा ग्रांट बहुत अच्छा है। उसके साथ ही साथ केवल ग्रांट से ही काम नहीं चलेगा, तो अब हम पूरे प्रदेश में एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क बढ़ा करना चाहते हैं। उसके लिए हमने HNI जो हैं पूरे प्रदेश में, केवल भुवनेश्वर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, इन सारे लोगों में थोड़ी थोड़ी सरप्लस मनी होती है, और उनको एक साथ जोड़ करके एक नेटवर्क बना के, और कैसे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेनिफिट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ म्यूचुअल बेनिफिट उनको भी उसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज़ है। कुछ रिस्पॉन्स आया है सर? आया, हम बहुत सारे स्थानों पे हमने एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप किया है, और दूसरा कि हम यहाँ भुवनेश्वर में भुवनेश्वर एंजल को एक्टिवेट कर रहे हैं।
वो लोग इस चीज़ को पूरे प्रदेश में लेके आगे बढ़ेंगे। कि फंड ऑफ फंड उड़ीसा गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोग्राम अनाउंस हुआ था कि स्टार्टअप के लिए बनेगा 100 करोड़, उसके बाद शायद वो बढ़ के 250 करोड़ होने वाला है। गवर्नमेंट का 50% पार्टिसिपेशन रहेगा और एंजल इन्वेस्टर का, उसका कुछ अभी तक कॉन्क्रीट कुछ स्टेप नहीं मिला है। ये देखिए, ऐसा है कि पहले तो उड़ीसा स्टार्टअप ग्रोथ फंड, जिसको फंड ऑफ फंड कहा जाता है, उसके लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ का कमिटमेंट दिया था। जब हमने बिडिंग प्रोसेस किया, आरएफपी किया, तो प्रदेश में अब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और साथ से भी AIF रजिस्टर्ड जो फंड्स हैं वो हमारे पास पार्टिसिपेट किए। और हमारी जो अनिवार्यता थी, जो हमारी कंडीशन थी, शर्त थी कि कम से कम 1:1, मतलब हमारा जितना कमिटमेंट है उतना ही आपको देना होगा कम से कम। सो सबका एक बिडिंग प्रोसेस था, तो कुल मिला के वो जो कमिटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया और उन्होंने हमसे कमिटमेंट भी ज़्यादा मांग लिया। अच्छा। तो अब 100 करोड़ का जो प्रदेश ने कमिटमेंट किया था, वो अब हमारा जो है कमिटमेंट बढ़ के 255 करोड़ का हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा स्टैटिस्टिकली देखें, नंबर में देखें, तो कम से कम मुझे लगता है कि 2 गुना इसका कमिटमेंट ऑन द ग्राउंड आएगा, जो हमारे AIF ऑपरेटर हमारे साथ करेंगे। तो ये करीब 750, कम से कम 750 करोड़ हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारे प्रदेश में अगले 5 सालों में आएगा, और ये बड़ी रकम है। इसके आने से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक उछाल मिलेगा, एक मजबूती मिलेगी। ये 7 को हमने दे दिया है, लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है, और अब हम उनके साथ जो एग्रीमेंट्स होने हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर काम कर रहे हैं। अभी हमने सिडबी को भी अप्रोच किया है कि सिडबी की मदद लेकर के इसको बहुत इफिशिएंटली, क्योंकि सिडबी भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया फंड मैनेज कर रहा है, तो हमको लगा कि हम हर चीज़ बेस्ट करना चाहिए। तो हमने सिडबी के साथ बातचीत शुरू की है, और उसके साथ ये कितना बढ़िया ढंग से लागू किया जा सके, और सिडबी की भी अपनी फंडिंग को कैसे यहाँ लेवरेज कर सकें। तो ये 2 उद्देश्यों के साथ हमने सिडबी से बातचीत शुरू कर दी है। मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र ही सिडबी हमारे एडवाइज़र के रूप में काम करना शुरू कर देगी। स्टार्टअप इंडिया रे आजिर दिन में 92,000 अधिक स्टार्टअप पंजीकृत थिबा बेले देशरू बाहरी 100 यूनिकॉर्न। आउ एही समय मध्य देशर स्टार्टअप रैंकिंग रे लीडर स्टेट और टॉप परफॉर्मर स्टेट रहिथिबा स्टार्टअप ओडिशा 2025 सुधा देशर टॉप 3 स्टार्टअप हब रे राज्य को अवस्थापित करबाकू चलाइछि जोरदार उद्यम। आगामी वर्ष में ओडिशा को $1 ट्रिलियन इकोनोमी रे पहुंचाइबा पई राज्य सरकार जेतेबेले रहिछि बड़ एम्बिशन, स्टार्टअप ओडिशा मध्य रखिछि बड़ एस्पिरेशन। आगामी 2 वर्ष में राज्यरू बाहरी पारंती एकाधिक यूनिकॉर्न। सर, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का ज़्यादा थ्रस्ट रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जैसे कि वो SSG के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि 50,000 SSG को SMEs के अंडर लाना है। आपने क्या टारगेट फिक्स किया है स्टार्टअप उड़ीसा के लिए? हमने तो पहले तो अपना एक बेंचमार्क फिक्स किया कि हम 33% से कम स्टार्टअप नहीं होंगे हमारे वुमेन को, और वो संख्या अभी 40% से ज़्यादा हो गई है। जो क्षेत्र जहाँ महिलाओं की प्रधानता है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, फूड एंड बेवरेजेस का सेक्टर है, उसमें 70% के करीब विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। अभी आप देखिए कि जो हेल्थ केयर है, बायोटेक है, जिसमें विमेन नेचुरली जाती हैं, उसमें भी उनकी संख्या ज़्यादा है। अब जिनमें हमारी संख्या ज़्यादा है उसमें और संख्या को बढ़ाना है, जिनमें संख्या कम है, हमारा प्रतिशत कम है, उसको भी बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल बेनिफिट भी दे रहे हैं, अगर वीमेन लेड है तो उसको ज़्यादा हम इंसेंटिव दे रहे हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये संख्या हम बराबरी पे ले आ देंगे, वे 50% तक ले आ देंगे। प्रेजेंटली रेशियो क्या है स्टार्टअप्स का? अभी 43% के करीब है, और मैंने जैसा कि बताया कि कुछ क्षेत्रों में वो 70% के आसपास आ गई। ओके सर, जो बोर्डिंग स्टार्टअप हैं उड़ीसा में और जो इस एंटरप्रेन्योरशिप, जो रिस्क टेकिंग फील्ड है, इसमें आना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया समय स्टार्टअप बनाने का कभी था नहीं। पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी है, उसको हम अच्छे तरह से लागू कर रहे हैं, हम आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। हमने स्टार्टअप यात्रा की तो हमारा पर्पज़ यही है कि हम छात्र छात्राओं को बताएं कि बूट कैंप्स में और उनके पास जाके कि हम करते क्या, हम क्या इंसेंटिव देते हैं। वो तो एक बात है। दूसरा, उनके आइडिएशन प्रोसेस को स्ट्रेंथन करते हैं, जिसमें बूट कैंप्स
तो उनको अंत में ये पता चल जाता है कि आइडिया तो जो मेरा है वो अच्छा है, क्योंकि बूट कैंप में उसको हम वैलिडेट हो रहा है। तो ये जो आत्मबल है, ये आत्मविश्वास है, वो बढ़ाने का काम हम अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या हम गाँवों से और छोटे शहरों से लेके आएंगे और ये फिर संख्या हमारी बढ़ेगी। ये एक इकोसिस्टम बन गया है, 7 साल होने वाले हैं, नई पॉलिसी भी आप लाने वाले हैं स्टार्टअप का। वेयर यू वांट टू सी उड़ीसा स्टार्टअप आफ्टर 3 इयर्स? देखिए 3 साल का तो जो विज़न है 2025 का तो हमारा सेट है। हमें भारत के 3 प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बनना है। दूसरा, हमें 5000 स्टार्टअप्स बनाने हैं इस प्रदेश में और उनको बना करके उनके लिए पूरा प्लेटफॉर्म, उनके लिए इकोसिस्टम ये सब तैयार करना है। तो ये जैसे मैंने वो हब बताया, ये हमारा एक सेंट्रलाइज हब होगा और जो अभी 25 हमारे इंक्यूबेटर हैं उनकी संख्या 50 तक जा सकती है आने वाले दिनों में। तो हर छात्र छात्रा कहीं भी हो, उसके निकटस्थ इंक्यूबेटर के माध्यम से वो सारी सर्विसेज हम उसको देंगे। सर, आपने बताया था कि 5000 स्टार्टअप्स, 50 अभी बोले कि इंक्यूबेटर सेंटर, वो हब को रेडी करेंगे। यूनिकॉर्न्स कितना बनाएंगे उड़ीसा से? 2025 तक हमारे प्रदेश से यूनिकॉर्न आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की मतलब एक उन्नत पॉलिसी हमारी है और जिस तरह से हमारे प्रदेश के मामले में जो इन्वेस्टर्स का एक रुझान बढ़ा है। उड़ीसा छोड़ के नहीं जाएंगे ना अगर बढ़ जाएंगे स्टार्टअप? निश्चित तौर पे नहीं जाएंगे, वो रजिस्टर्ड तो यहीं होंगे, लाभ तो यहीं मिलेगा ना। और जहाँ से वो शुरू हो रहे हैं वहाँ जॉब तो वहीं की क्रिएट होगी, उनका जो GST रजिस्ट्रेशन होगा। तो एक लाभ तो हमारे प्रदेश को आएगा। हमारी नीतियाँ हैं, हमारी शर्तें भी ऐसी हैं। तो हमारे जो जैसे मोगलिक्स आया है, हमारे स्टार्टअप जाएंगे बाहर। मैं इन ए पॉजिटिव टर्म बोल रहा हूँ कि यहाँ से यूनिकॉर्न बनेंगे और जाएंगे डिफरेंट देश में अपना काम करेंगे। देखिए अभी हमारे ड्रोन्स के सेक्टर में काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स आ गए हैं। हमारे फिनटेक के सेक्टर में एक बहुत अच्छी, उसमें हमारे एग्रीकल्चर में, एग्रीटेक में बहुत अच्छे स्टार्टअप एक सीमा तक पहुंच चुके हैं। अब एक स्केलिंग की ज़रूरत है। जिस तरह से मैंने बताया ना, MIO से स्पॉटलाइट आई है, हमारे प्रदेश पे अब स्पॉटलाइट बहुत आ रही है। तो ये स्केलअप मिलेगा इनको? स्केलिंग मिलेगी, क्योंकि जब आपके इन्वेस्टर्स आने लगते हैं तो बड़े नाम निकलेंगे और इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो वो आपको मार्केट से भी कनेक्ट करते हैं, वो हेल्प करते हैं आपको। तो वो एक वर्चुअस इकोसिस्टम बन जाता है जिसमें एक दूसरे को बढ़ाते हैं। स्केलिंग हो जाएगी, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे और फिर वो यूनिकॉर्न बनने की तरफ बढ़ेंगे। और जब बढ़ेंगे तो वो पूरे देश में अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे, विदेशों में भी बनाएंगे। उनका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर होगा और तब हम गर्व से कह सकेंगे कि ये हमारे भुवनेश्वर या उड़ीसा के स्टार्टअप का अपॉर्चुनिटी हब रियली तब सफल रहेगा। थैंक्स सर, आपने हमको टाइम दिया। जो आपने विजन देखा है उसको वो सक्सेस हो। बेस्ट ऑफ लक सर। उन्हें बहुत धन्यवाद। और मैं कनक न्यूज़ का और इस चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आपने एक अवसर दिया ताकि जो स्टार्टअप उड़ीसा जो काम कर रहा है, प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, उसकी नीतियाँ और विजन लोगों तक पहुँचे।